नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी अखिलेश बोले विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें तेज, भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स मोदी सरकार से करें मंथन, पार्टियों से नहीं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने हासिल की जबरदस्त जीत, राहुल प्रियंका ने दी बधाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी अखिलेश बोले विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें तेज, भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, डरी सहमी भाजपा विपक्ष के प्रति असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें भी तेज हो रही हैं। भाजपा से त्रस्त जनता पूरी तरह विपक्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज में युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा शासन में 4 लाख नौकरियों और 1 करोड़ रोजगार का सच सामने आ चुका है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। प्रदेश में 2018 से जारी 68,500 एवं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एससी व ओबीसी के आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारियों की गर्दन पर हाथ डालने वाले प्रशासन को प्रदेश के बेरोजगार युवा 2022 में जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पिछड़ों के साथ छल किया है, आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि भाजपा का बुनियादी चरित्र सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। गरीब, किसान और श्रमिक उसकी प्राथमिकता में नहीं है। उनका सिर्फ पूंजी घरानों और कॉर्पोरेट दुनिया से ही वास्ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग से बोली कांग्रेस कोरोना के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स मोदी सरकार से करें मंथन, पार्टियों से नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श करे, सरकार से आंकड़े मांगे और 5 राज्यों में चुनाव कराने के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेना की दंतविहीन बाघ की तरह काम करे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की लखनऊ में की गई इस टिप्पणी पर सभी राजनीतिक दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने का समर्थन किया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के बारे में विवरण मोदी सरकार के पास है, न कि राजनीतिक दलों के पास। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। सुरजेवाला ने यहाँ एक बयान में कहा, एक दंतविहीन बाघ की तरह काम करने के बजाय निर्वाचन आयोग को मोदी सरकार से डेटा मांगना चाहिए। इसे सभी पार्टियों के साथ साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, विषाणु विज्ञानियों से सलाह लेनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। सुरजेवाला ने आगे कहा, चुनावों की संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की है। कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग से कहा कि कोविड-19 का देशव्यापी डेटा, इसके प्रसार, दोगुना होने का समय, जीनोम अनुक्रमण के परिणाम और ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ टीके के प्रभाव से संबंधित आंकड़ा मोदी सरकार के पास है, न कि राजनीतिक दलों के पास। सुरजेवाला ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग को पता है कि 47.95 करोड़ भारतीयों को अभी टीके की 59.40 करोड़ खुराक दी जानी है। उन्होंने कहा, बुजुर्गों और 15-18 साल के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के वास्ते नई जोड़ी गई श्रेणियों में अतिरिक्त 25.70 करोड़ लोगों को 35.70 करोड़ खुराक की आवश्यकता होगी। ओमिक्रॉन के आने के साथ हमें 95.10 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने हासिल की जबरदस्त जीत, राहुल प्रियंका ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। भाजपा को करारी हार देते हुए कांग्रेस ने 1184 सीटों में से 498 सीटें जीती है। इस जीत से कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बता दें कि यह चुनाव 58 शहरी निकायों के 1184 वार्डों में आयोजित किए गए थे, जहां कांग्रेस पार्टी ने 498 सीटें जीती, वहीं भाजपा ने 437, जनता दल सेक्युलर ने 45 और अन्य के खाते में 204 सीटें जीती। पार्टी की शानदार जाति के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के सभी लोगों को बधाई दी और ट्वीट किया कि वेल डन टीम कांग्रेस। वहीं महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक इकाई को बधाई देते हुए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी को टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल में सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के 441 वार्डों में कांग्रेस पार्टी को 201 सीटें मिली, तो वहीं भाजपा को 176 और जेडीएस को 21 सीटें मिली। भाजपा पार्टी को सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में सर्वाधिक सीटें हासिल मिली।
कांग्रेस पार्टी को नगर निगम परिषद के 166 वार्डों में कांग्रेस को 61 सीटें मिली, वहीं भाजपा को 67, जेडीएस को 12 और अन्य को 26 सीटें मिली। इस जीत में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी पार्टी के नेताओं समेत राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को दिखाता है। शिवकुमार ने एक ट्वीट में कहा कि हाल के समय में चुनाव परिणाम राज्य में कांग्रेस की लहर का इशारा करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। निस्संदेह कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव जीतेगी। मैं अपने वोटरों को उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे पर हाईजैक हुई बस, यात्रियों को लेकर दिल्ली से जा रही थी बिहार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के कार सवारों ने एक बस को हाईजैक कर लिया है। बस दिल्ली से दरभंगा बिहार जा रही 60 यात्रियों को लेकर जा रही और रास्ते में ही बदमाशों ने बस को हाईजैक किया और अपने साथ लेकर गए। इसके बाद बस मालिक ने पुलिस से शिकायत की तो टुंडला के पास बस को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कार भी जब्त कर ली गई। असल में पुलिस का कहना है कि जांच में एक बात सामने आई है और इसके तहत बस मालिक और बदमाशों के बीच लेन देन का मामला है, जिसके बाद बदमाशों ने बस को अपने कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने टुंडला से यात्रियों को अन्य वाहनों में उनके गंतव्य के लिए भेजा। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के धूलियागंज निवासी बस मालिक राम सुरेश ने कुछ दिन पहले मोनू को बस बेची थी और मोनू ने 3 लाख रुपए एडवांस भी राम सुरेश को दिए थे, लेकिन इसके बाद वो शेष राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में नहीं कर पाया। लेकिन उसने बस अपने पास ही रखी और वो उसे वापस नहीं कर रहा था। बुधवार की रात मोनू का बस चालक दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर दरभंगा बिहार जा रहा था और इसी बीच राम सुरेश नोएडा के जेवर टोल प्लाजा के पास पहुंच गया और बस को रोक लिया। पुलिस का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर राम सुरेश और मोनू के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद मोनू ने बस को राम सुरेश को सौंप दिया था और यहां से राम सुरेश का ड्राइवर आलम बस से बिहार की ओर जा रहा था। लेकिन मोनू और उसके साथियों ने आगरा के खंदौली इलाके में बस पर कब्जा कर लिया और आलम और हेल्प को पीटकर उतार दिया। वो बस को यात्रियों के साथ लेकर बिहार की निकला। वहीं बस चालक आलम ने यूपी 112 पर बस हाईजैक की जानकारी पुलिस को दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमिक्रॉन की चपेट में आने से बच पाना है नामुमकिन, वेरिएंट को ढूंढने वाले साइंटिस्ट ने दी ये चेतावनी। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। यहाँ के वायरोलॉजिस्ट वोल्फगैंग प्रीजर ने सबसे ओमिक्रॉन की पहचान की थी। स्थानीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर वोल्फगैंग तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों और नए वेरिएंट के बारे में काफी हैरानी करने वाली जानकारी दी है। उन्होंने एक बड़ी आबादी के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात कही है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने चेतावनी देते हुए कहा, ये नया वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। इस वेरिएंट के इन्फेक्शन से बचना लगभग असंभव है। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका में जल्द ही इसके मामले कम हो जाएंगे। वहाँ ओमिक्रॉन के केसेज में अब तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने लोगों को आगाह करते हुए कहा, पहले के स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन भले ही कम खतरनाक हो, लेकिन हम अभी भी मरीजों को इस वेरिएंट से मरता देख रहे हैं। ओमिक्रॉन का पहला मामला नवंबर में पाया गया था। इसके बाद से पूरी दुनिया में इसके मामले दोगुनी तेजी से बढ़े हैं। शुरुआती डेटा से पता चलता है कि अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन हल्की बीमारी ही करता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि केसेज बढ़ने का दबाव हेल्थ सिस्टम पर पड़ सकता है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा, अभी तक ये सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस साबित नहीं हुआ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि बुरी खबर ये है कि इस तरह के वेरिएंट के संक्रमण से बचना असंभव होगा। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा, हमने देखा है कि ये कितनी तेजी से फैलता है और कितनी तेजी से इसके संक्रमितों की संख्या बढ़ती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके कई मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं जो बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। मैं कहूँगा कि अगले कुछ महीनों में अधिकांश आबादी इससे संक्रमित होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केसेज बढ़े हैं, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या फिर भी कम है। प्रोफेसर वोल्फगैंग ने कहा, हम इस बात से बेहद चिंतित थे कि ये नवंबर के अंत में फेस्टिवल के समय यहाँ शुरू हुआ। उस समय अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर मामलों की ज्यादा संख्या का अंदाजा लगाया गया था। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इसका पीक आ चुका है और अब हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से संख्या नीचे की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में भर्ती होने की दर भी काफी कम रही है। हमने बहुत कम गंभीर मामले देखे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना, कहा 100 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, चुनाव के समय आ रहे जिन्ना अब्बाजान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को बाराबंकी में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि पिछले 5 सालों के कामों पर भाजपा की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए भाजपा काम के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही।
बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण में लगी है। भाजपा चुनाव को सांप्रदायिक बनाने में लगी हुई है, इसीलिए कोई जिन्ना तो कोई कब्रिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन अपनी डबल इंजन की सरकार के काम कोई नहीं बता पा रहा। यूपी चुनाव में भाजपा 100 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी। साथ ही कहा कि यह चुनाव भाजपा के साम्राज्य के कफन में आखिरी कील साबित हो रहा है। वहीं यूपी में नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से कुछ समय पहले ही चीफ सेक्रेटरी को बदलकर सरकार अपनी असफलता ब्यूरोक्रेसी के चीफ पर डालना चाहती है।